जय हिंद सभी को। मेरा जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहा है, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, एज़ यूजुअली मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हो तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले से रिलेटेड, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। ये काफ़ी अच्छा हमको एनेक्सर मिला है, काफ़ी अच्छा जो रिप्लाई दिया है कल कोर्ट में एचएसएससी या सरकार के द्वारा, उसके अंदर ये अभय जी भट्ट हैं, कोई अपने आईएसआई दिल्ली के प्रोफेसर मान लो, उन्होंने 3 मार्च यानी कि जो अब फरवरी की डिस्कशन के बाद इन्होंने यानी कि लड़कियों का जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद इन्होंने ये डिस्कस किया था और ये अपना रिप्लाई दिया है नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप इसको ये मान के चलो, ये आईएसआई दिल्ली से दिया गया रिप्लाई है नॉर्मलाइजेशन के अंडर। और इसके अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे किस किस के रिगार्डिंग कि आपका जो इक्वी परसेंटाइल और परसेंटाइल में कितना फ़र्क है और किस तरीके से इक्वी परसेंटाइल लगाया जाता है, कोड वाइज और शिफ्ट वाइज का क्या चक्कर है, और आपका जो सेकंड स्टेज पे जो नॉर्मलाइजेशन लगा है एक्स्ट्रा जोड़ने का फंडा क्या था, सारा का सारा इन्होंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मेरे को जितना समझ में आया मैं आपको बता दूंगा, बाकी अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो ये बोल रहे हैं शिफ्ट और कोड, या जैसे कि अपने 24 कोड आए थे, लेकिन इनका इन्होंने बार बार शिफ्ट का प्रयोग किया है, क्योंकि एज यूजुअली ये मानते हैं कि एक शिफ्ट के अंदर एक ही एग्ज़ाम हुआ होगा। यानी कि अपनी अगर मेल की बात करूँ तो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो ये 6 शिफ्ट को में 24 कोड थे, तो 24 कोड को ये कोड नहीं लिख रहे, ये शिफ्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न मत करना कि शिफ्ट वाइज है या कोड वाइज है, ये एक ही पेपर कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है आपकी। ठीक है, अब इसका रिप्लाई शुरू करने से पहले मैं पूरा पहले इस पेज का ही बता देता हूँ। इस पेज में इन्होंने कहा कि दिसंबर में इन्होंने रिजल्ट निकाला, सितंबर में मैंने ये कहा था कि आप एक भी परसेंटाइल लगा दो। दिसंबर में जब इन्होंने लड़कियों का लगाया, उसके बाद चैलेंज हुआ, उसके बाद हमने बात करी, तो जब हमने देखा कि सेकंड स्टेज पे जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एक्स्ट्रा जुड़ने होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आने लगी और वहाँ पर एनोमलीज क्रिएट हो गई उस वजह से, तो ये फार्मूला गलत हो गया। सोशियो इकोनॉमिक्स और जो एडिशनल मार्क है कि उससे टॉपर बाहर होने लग गए, तो ये चीज़ें फेल ना हो उस करके मैंने सजेस्ट किया द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज सजेस्टेड विच वुड मिटिगेट सच एन एनोमली। यानी कि जो मैं अभी मॉडिफिकेशन दूंगा नेक्स्ट आगे, जो ये मॉडिफिकेशन मिटिगेट करेंगी, यानी कि मिटा देंगी, कम कर देंगी जो ऊपर एरर आए थे इस रिज़ल्ट में परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स वाले में। ठीक है, और इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन की गई है और ये परसेंटाइल पे ही बेस है। कहने का मतलब ये है। अब ये अपना रिप्लाई है ना शुरू करते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा कि ये जो डिस्कशन है फरवरी के बाद मैंने हमारी जो डिस्कशन हुई थी जब एचएसएससी के आगे झगड़ा हुआ था या जो भी आवाज़ उठाई गई थी कि ये फार्मूला गलत है दिसंबर में आने के बाद। ठीक है, ये कह रहा है कि फरवरी की डिस्कशन के बाद मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले ये कहता है कि फर्स्ट स्टेज में जो आपका नॉर्मलाइजेशन लग गया वो उसके बाद अब सेकंड स्टेज में जो आपको मेरिट तैयार करनी है, जिसके अंदर आपको सोशियो इकोनॉमिक्स और उसके नंबर जोड़ने हैं एजुकेशन के। इससे पहले मैं ये चीज़ करने से पहले आपको ये कर दूं, इन्होंने नोट में सबसे पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, सेकंड स्टेज पे जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन करने से पहले आप ये चीज़ पॉइंट नोट करो, नोट दैट दी नॉर्मलाइज स्कोर इज़ कम्प्लीटली कंपेटिबल विद दी परसेंटाइल। यानी कि परसेंटाइल पे ही बेस है आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, जो ये इक्वी परसेंटाइल अभी ये डिस्कस करेंगे ये, यानी कि आपका परसेंटाइल में और इक्वी परसेंटाइल में जो साथी डाउट कर रहे थे कि ये इक्वी परसेंटाइल गलत है और ये परसेंटाइल के हिसाब से शुरू में पीएसटी पीएमटी का दोबारा रिजल्ट आएगा, उस तरीके से जो भी चर्चा कर रहे थे, यानी कि वो सारी बातें निराधार है। इसने पूरा का पूरा कह दिया कि कंपैटिबल है, यानी कि इक्वी परसेंटाइल का ही ये रूप है। ठीक है, अब इसकी सेकंड स्टेज पे नॉर्मलाइजेशन की इन्होंने कहा कि अगर रिक्रूटमेंट सिंगल एग्ज़ाम में होती तो आप सीधा परसेंटाइल में दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर सेकंड में कहते हैं ये कि अगर नॉर्मलाइज स्कोर किया है तो इन्होंने
परसेंटाइल के ऊपर हमको बेस होगा वो, यानी कि जो नॉर्मलाइज करेंगे हम स्कोर बच्चों का। अब स्कोर नॉर्मलाइज करना होगा क्योंकि परसेंटाइल में हम रो मार्क्स वो एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते। उसके अंदर ये कहते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर शुड स्टिल बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल। अब भी ये किस पे बेस्ड रहेगा? परसेंटाइल पे, यानी कि जो शुरू वाला रिजल्ट है PST PMT वाला वो रिवाइज होने का तो यहाँ पे काम ही ख़त्म हो गया, यानी कि वो भी परसेंटाइल पे बेस रहेगा जो नॉर्मलाइज स्कोर हो आएगा इक्वी परसेंटाइल से। अब थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि इसके अंदर कि द प्रिस्क्राइब्ड अर्लियर फॉर ईच कैंडिडेट द शिफ्ट वाइज परसेंटाइल कैन बी फाउंड आउट। शिफ्ट वाइज यानी कि आप कोड वाइज मान लो। वंस दिस इज़ डन, एक बार अगर ये डन हो गया, ऑल द डाटा अक्रॉस शिफ्ट शुड बी कंबाइंड। जो ये डाटा है वो कंबाइन कर दिया जाएगा, जिसको एरी बोलेंगे। या आगे एरी आपने वो उसमें पढ़ा होगा, कंप्यूटर की टर्म होती है, जब एक जैसा डाटा होता है अलग अलग पेजेस पे या अलग अलग बिखरा हो तो उसको हम कंपाइल कर देते हैं, तो उसको एरी बोलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये कहता है कि कंबाइन कर देंगे, और यही इसी कारण से हाउएवर दी परसेंटाइल आर ओनली एन इंटरमीडिएट स्टेप इन दिस केस। यानी कि जो परसेंटाइल शुरू में लगाया वो एक बीच की प्रोसेस थी पूरा प्रोसेस करने के लिए, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेप था, यानी कि आपको परसेंटाइल पे कोई भी ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात होने के बाद फिर ये कहते हैं कि पुल बैक जो वापस लिया गया ना परसेंटाइल को, वो प्रिजम्पटिव स्केल्स के बेस पे लिया जाएगा, जिसको ये इक्वी परसेंटाइल मेथड बोलते हैं। यानी कि एक स्केल तैयार किया जाएगा किसको बेस मान के? कोई एक शिफ्ट या एक कोड को मान के, तो उसको बेस मान के उसको इन्होंने प्रिजम्पटिव स्केल बोला। ये टेक्निकल टर्म है, स्टैटिस्टिक्स में आती है, तो उसको ही इक्वी परसेंटाइल बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो वो स्केल तैयार तो करना होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक जो कोड होता है या एक जो शिफ्ट होती है उसको बेस मानना पड़ता है, उस बेस को मानने को ही ये स्केल बोल रहे हैं, और उसी को इक्वी परसेंटाइल यानी कि उसी से कंपेयर करेंगे। और ये बोलते हैं आगे छठे पॉइंट में आके, as the term equi percentile suggest any two candidate with the same percentile irrespective of the shift। यानी कि शिफ्ट के irrespective में भी दो कैंडिडेट के अगर मार्क्स अलग हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इक्वल हो सकते हैं, सेम नॉर्मलाइज स्कोर उनका हो सकता है। ये आप ध्यान दो, ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो बोलते हैं कि एक ही शिफ्ट में घट गए, एक ही शिफ्ट में बढ़ गए, किसके घट गए किसके बढ़ गए, 10 बढ़ने थे 20 घटने थे, 5 का कहा था 2 का कहा था। देखिए जब चीज़ें है ना नॉर्मलाइजेशन पे आती हैं, सॉफ्टवेयर में जब चीज़ें रन होती हैं तब वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करते समय सॉफ्टवेयर ये नहीं देखता कि 5 के घटने के बाद ये इक्वल हो रही है इसका मीन, या इस कोड का इस दूसरे शिफ्ट का मीन इसका कितने डिफरेंस है तो वो 5 में पूरा हो जाएगा, वो इक्वल करेगा सारी चीज़ों को। और आपने डिटेल रिजल्ट में देखा भी होगा 24 की 24 शिफ्ट से बच्चों के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनका स्कोर है ना इक्वल माना गया है, यानी कि उनका जो कोड है उनके जो मार्क्स हैं इक्वल ही होंगे। जो ऊपर के टॉप बच्चे हैं तो 24 बच्चे आएंगे ना, जो वो रो मार्क्स में देखना, आप टोटल में मत देखना, उनके रो मार्क्स देखना, इक्वल मिलेंगे आपको मोर और लेस। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनको इक्वल वेटेज दी गई है। और उसके बाद अगर उनके पास अलग अलग मार्क्स होंगे, यानी कि कम ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन के होंगे, फिर उसके बाद वो टॉपर ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी कि एक बार के लिए तो वो मोर और लेस आपका इक्वल कर देता है ये हर शिफ्ट से टॉपर को। अब इसके अंदर ये बात देख लो भाई, अब कंफर्म है ये, यहाँ पे जो बात है ये ध्यान से पढ़ लेना। मोर ओवर बिटवीन एनी टू कैंडिडेट्स दैट द वन विद हायर परसेंटाइल विल ऑल्सो हैव ए हायर नॉर्मलाइजेशन स्कोर। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान में रख लो कि आपको हायर स्कोर करने वाले को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगी। जो कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं, ये आपका ISI दिल्ली ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो कोड वाइज होगी या एक ही कैटेगरी में भी हो सकती है, दैट विल बी क्वेश्चनेबल, ठीक है। ये चीज़ें होगी। 7वें नंबर पे इन्होंने कहा नॉर्मलाइज स्कोर आपका हो जाएगा, उसके बाद आप ये चीज़ें परसेंटाइल में और इक्वी परसेंटाइल में आप वो नहीं कर सकते हो। और ये कम्प्लीटली वैलिड है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि आपका ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो होगा, जो इस
प्रिजम्पटिव स्केल्स यानी कि इक्वी परसेंटाइल से आएगा, उसमें चाहे वो कितना घटा हो चाहे कितना बड़ा हो, वो सारे का सारा वैलिड माना जाएगा। ये बात आपने नोट कर ली यहाँ पे। अब ये सारी बात बोलने के बाद इसने सेकंड स्टेज की नॉर्मलाइजेशन की बात करने के बाद अब ये कहता है कि जो ये प्रिजम्पटिव स्केल है, यानी कि इसको आप इक्वी परसेंटाइल बोलो, ये इसको चूज करने के पॉसिबल जो रास्ते हैं यानी कि पॉसिबल वे है वो कौन से हो सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड जो उसके लॉ हैं वो ये हो सकते हैं। इनके ज़्यादा टेक्निकल में नहीं आऊँगा, लंबी हो जाएगी। ये आपका हो सकता है कि उसके अंदर आप मीन फाउंड करो, रो मार्क्स का मीन फाइंड आउट करो, कोई एक शिफ्ट चूज़ करो रैंडमली, उसके एरी में डालो, एक्चुअल मार्क्स से उसको कंपेयर करो, कम्पिटिटिव स्केल बनाओ और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जिस शिफ्ट में बैठे हों, ठीक है, ये इस नंबर पे देखोगा अपीयर हुए हों, उसकी कोरोस्पोंडिंग एरे ऑफ द एक्चुअल रो आर्ट्स इन दिस शिफ्ट वुड बी कॉन्स्टिट्यूट द प्रिजम्पटिव स्केल। यानी कि ये चीज़ें आप पढ़ लो, आपको अगर समझ में आए। ये कहने का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे सेक्शन में ये कह रहा है कि प्रिजम्पटिव स्केल यानी कि इक्वी परसेंटाइल को आपको चूज करने के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस बेस पे हम इक्वी परसेंटाइल लगाते हैं, वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। और ये एरी का मैंने बता ही दिया। फिर इसको कंबाइन द इंटायर लिस्ट ऑफ रो मार्क्स यानी कि ऑल शिफ्ट के सारे जो डाटा है उसको क्या किया जाएगा, आपका ये यहाँ पे शिफ्ट को कंबाइन करके फिर उसके ऊपर आपका रन किया जाएगा। बाद में आपके सोशियो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन के किसी के 10 जुड़ रहे हैं, किसी के 12 जुड़ रहे हैं, किसी के 8 जुड़ रहे हैं। देखिए कुछ साथी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम्हारे 12 हैं, मेरे को बोलते हैं तुम्हारे 12 हैं। अब ये बताओ, आप ले लेते 12, आपके तो छीन के किसी ने 10, 12, 15 जिसके भी जितने हैं एक्स्ट्रा नंबर आपके तो नहीं छीने। आप हायर एजुकेशन कर लो, आपका जो भी दिया है ये गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये बातें गलत है कि आपके 15 थे इसलिए तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। और ये कन्वर्ट करने का है, ये ऊपर तो बेस था कि आप इक्वी परसेंटाइल कैसे लगाओगे, और ये कन्वर्जन का इन्होंने मेथड दिया है। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही आपके समझ में आएगा। तो ये चीज़ें पूरी की पूरी उन्होंने खोल के दे दी हैं, और ये बहुत ही अच्छा रहा कि अपने को ये चीज़ें मिल गई। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि किस तरीके से ये हुआ है और किस तरीके से होगा। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो मेल कांस्टेबल को, ना फीमेल कांस्टेबल को, ना सिलेक्टेड को, ना अनसिलेक्टेड को। जो भी फेयर होगा वो चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो लिखी हुई हैं आप एक बार पढ़ लेना ठंडे दिमाग से। हो सकता है कि मेरे से उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन ना किया गया हो, आपको और ज़्यादा अच्छी बातें इसमें देखने को मिल सकती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।